चलो, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी वो स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी रहेगा आज का जो हमारा टॉपिक है, वो रहेगा आपका आवर्त सारणी। ठीक है, तो आवर्त सारणी को विस्तार से पढ़ते हैं। क्लियर है? तो हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए थे, आज पार्ट 4 है इसका। ठीक है, 3 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे, 3 दिन में भी ख़त्म हो जाएगा। आज जो पढ़ेंगे, आज कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको पता होने चाहिए। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है एग्जाम में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे आवर्त सारणी या पीरियड टेबल के अंतर्गत। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट्स की बात करेंगे, पहला बात करेंगे जेड इफेक्टिव क्या चीज़ होती है। सबसे पहले जेड इफेक्टिव को समझते हैं नंबर 1। अगर अब जो मैं आपको नंबर 1 और नंबर 2 टॉपिक समझाऊंगा, अगर वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो मज़ा है, तो आगे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। और अगर आप नहीं समझ पाए तो दिक्कत है फिर। तो बड़े ध्यान से समझना, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है। इसको बोला जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, देखो ये होता क्या है, सिंपल सी बात समझना आप ये है पॉजिटिव, और इसके अराउंड में कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, घूमता है। ठीक है, और पॉजिटिव और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, आकर्षण। क्लियर हो गया? तो ये पॉजिटिव जितना इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, तो ये पॉजिटिव का क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है, जेड इफेक्टिव कहलाता है। मतलब कुल मिला के ये न्यूक्लियस जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा, इसका इफेक्ट क्या कहलाएगा, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्यों बोला गया, सिंपल देखो ना, ये तो खींचा तो उसका इफेक्ट हो गया। अब किसका इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, उसका क्या हो गया, चार्ज या आवेश। क्लियर हो गया? अब देखो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। क्लियर? लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो केवल किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। यहां तक क्लियर है, समझ गए यहां तक? अब आगे ध्यान से समझना। ठीक है, कि जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसका है, इसलिए न्यूक्लियस का चार्ज भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि मैंने कहा जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन करेगा, उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। और बच्चों जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कौन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया है? सिंपल सी बात फिर से समझा रहा हूं, वापस सुनना। मैंने कहा कि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, जेड इफेक्टिव कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। क्लियर है? अभी पॉजिटिव किस कारण होता है, प्रोटॉन कारण। तो अगर प्रोटॉन बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव बढ़ेगा, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो क्या बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, उतना ज्यादा कौन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव। क्लियर है? एक छोटा सा दिमाग और लगाओ, जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बताओ अगर ज्यादा खींचेगा तो बताओ जो पहले साइज इलेक्ट्रॉन की ये थी, अब खींचने के कारण साइज क्या हो जाएगी, कम। तो मैंने कहा मान लो ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा था, अब इसका चार्ज बढ़ा तो इसने इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास ले आया, यहां लिया। बताओ ऐसा करते ही पहले डिस्टेंस ये थी, अब दूरी ये इतनी घट गई, कुल मिला के एटम का साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज क्या होती है, एटम की कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? सुनना वापस ध्यान से, वापस समझ लेना। मैंने कहा ये जितना ज्यादा पॉजिटिव बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन को पास में बुला लेगा, पास में बुलाएगा तो बताओ इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा,
ये बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और कौन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव, और इसके बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको ये लाइन हमेशा ध्यान रखनी है कि जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज क्या होती है, आकार क्या होता है, घट जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आकार की। आकार या साइज क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जेड इफेक्टिव क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो साइज को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है अच्छे से। तो ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना, मैंने कहा ना, ये अगर समझ में आ गया तो अगला तीनों टॉपिक बच्चों जैसे टॉपिक है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो मैंने कहा प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो कुल मिला के प्रोटॉन बढ़ने का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर का बढ़ना। तो एक बात मैं और लिख सकता हूं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा, जेड का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका मतलब भी क्या होता है, प्रोटोनों का बढ़ना। जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ेगा उतना ज्यादा कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, और साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलो जी, तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां तक हो गया होगा। चलो मैं हटा देता हूं इसको। तो एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल में हम दो डायरेक्शन में हमेशा चलते हैं। अगर किसी की प्रॉपर्टी चेक करनी हो, एक लेफ्ट से राइट और एक अप से डाउन, तो ये रही अपनी पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में दो बात ध्यान रखना, मैं चलूंगा हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ, कहाँ, लेफ्ट टू राइट, और दूसरा कहाँ चलूंगा मैं, अप टू डाउन, अप टू डाउन, और ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। क्लियर हो गया। इधर से इधर जाने पर क्या बढ़ता है, जेड बढ़ता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्लियर है। इसके बढ़ने के कारण प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। प्रोटॉन के बढ़ने के कारण अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव के बढ़ने के कारण साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर होगी। 100 बात की एक बात ध्यान रखना, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है और साइज क्या होती है, कम होती है। लेकिन नंबर ऑफ सेल, कोश क्या रहती है, हमेशा समान रहती है, सेम रहती है। ये क्या मतलब हुआ, सेल क्या रहती है, समान। कैसे सेल समान रहती है, दिमाग लगाओ, कितनी आवृत्ति, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से इधर जाने पर अगर हाइड्रोजन है तो इधर कौन आता है, हीलियम। देखो दोनों एक ही सेल में आ रहे हैं। इधर जब चलोगे देखो दूसरा दूसरी, तो सेल क्या होती है, सेम। लेकिन ऊपर से नीचे आने पे सेल क्या होती है, बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल क्या होती है, बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल के बढ़ने के कारण होता है क्या है, नाभिक से प्रोटॉन कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। क्या होता है, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। किसके बढ़ने से, सेल के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन नाभिक से कहाँ चला जाएगा, दूर। एक मिनट बच्चों, चलो। तो मैंने कहा अगर शेल बढ़े, शेल अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकावट आ गई, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, दूर चला जाएगा। दूर जाने से न्यूक्लियस से दूर चला गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन और दूर जाता रहेगा, जिससे साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर ऊपर से नीचे आने पे एन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़े, कम होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम होगा, आकर्षण कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। अगर दूर भागेगा तो देखो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बताओ ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होती है, और ऊपर से नीचे आने पे जेड इफेक्टिव घटता है, इसलिए साइज बढ़ती है। तो आपको हमेशा ये वाली चीज याद रखनी है।
यही काम आएगी, ठीक है। ये रही भैया, इधर से इधर जाने पे कौन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और इसके बढ़ने से साइज क्या होती है, कम होती है। और ऊपर से नीचे आने पे कौन बढ़ता है, कौन घटता है, जेड इफेक्टिव घटता है, क्योंकि नंबर ऑफ कोष बढ़ जाते हैं, इसलिए साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, नोट करके रखना, ठीक है, कभी गलती मत होने देना, ठीक है। चलिए जी, तो आई होप आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगला इफेक्ट पढ़ेंगे शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। देखो क्या होता है समझना, परिरक्षण प्रभाव। शिल्डिंग इफेक्ट, देखो भाई शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। मान लो कि मैं न्यूक्लियस हूं, कौन हूं, मैं न्यूक्लियस हूं, ठीक है। मेरे दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे, ठीक है। वो दोनों मेरे तो दोस्त हैं लेकिन आपस में दुश्मन है। क्लियर हो गया है? अब समझना ध्यान से, है ना। मैंने क्या कर रखा है कि मैंने उनको शाम को खाने पे बुलाया, मैं हूं न्यूक्लियस। ये कौन है, ये कौन है, ये मैं न्यूक्लियस हूं। क्लियर हो गया, मैं हूं, ये मैं हूं। दो दोस्तों को खाने पे बुलाया, मैं न्यूक्लियस हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। ये मेरे तो दोस्त लेकिन आपस में दुश्मन है। तो मैंने खाने के साथ में दो चटाइयां बिछाई, एक यहां पर और एक यहां पर। अंदर वाले को बोला अंदर वाली शेल, अंदर वाली चटाई, और ये बाहर वाली चटाई, तो इनर सेल और ये वाली आउटर सेल, आंतरिक कोश और ये बाह्यतम कोश। तो दो चटाई बिछाई, एक अंदर और एक बाहर। क्लियर हो गया। पहले जब आया ये रेड वाला आया तो ये जाके बाहर जाके बैठ गया, इस तरीके से दूसरी चटाई भी जाके बैठा। जब ये वाला आया, ये वाला, ये आके बीच में बैठ गया। अब ये दोनों तो मेरे दोस्त थे लेकिन आपस में क्या है, दुश्मन है। दुश्मन होने के कारण दोनों पास में आएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। तो ये रेड वाला दूर चला गया। देखो पहले के मुकाबले साइज क्या हो गई, बढ़ गई है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या मतलब है। देखो ये है न्यूक्लियस, ये मैं था। क्लियर है। दो फ्रेंड है, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर है। दो सेल है, इस सेल को मैंने क्या बोला है, इनर सेल, आंतरिक कोश, और ये कौन सी है, बाह्यतम कोश। आउटर मोस्ट सेल। क्लियर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहां पर है, मतलब ये वाली पूरी सेल भरी हुई है। अब एक नया इलेक्ट्रॉन आया, जब वो नया इलेक्ट्रॉन आया तो बाहर तो पूरा भर चुका है, वो चटाई भर चुकी है पूरी। अब वो अंदर आएगा तो इलेक्ट्रॉन कहां आया, अंदर की तरफ आया, यहां आके बैठ गया। तो यहां पर मेरे से और इससे तो अट्रैक्शन है, लेकिन आपस में इन पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, यहां पे प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, दूर भाग जाएगा। देखो वापस सुनना, बाहर इलेक्ट्रॉन बैठा था, ऑलरेडी था, भरा हुआ था। अब अंदर इलेक्ट्रॉन आया, देखो अंदर आया। ये अंदर वाला बाहर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोलेगा दूर जा मुझसे। तो यहां तो पहले ये डिस्टेंस है, अब भी दूर चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो बताओ डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी को क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं S.E। तो ध्यान रखना, इसको आवरण प्रभाव भी बोलते हैं। इंग्लिश में शिल्डिंग इफेक्ट, हिंदी में दो नाम है, आवरण प्रभाव। ध्यान रखना। तो शिल्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से साइज क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज क्या होती है, कम होती है। ये दोनों बात आप ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया है। तो मैंने आपको दो बातें समझा दी है, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज कम होती है, और शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या था, जब कोई नया इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल में आता है तो वो बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जिससे साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। एटम का साइज, एटम की रेडियस, त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो जी, तो इसको डायग्राम का नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। तो आई होप यहां तक अच्छे से आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है। चलो हटा दूं मैं यहां से, समझ के। चलो तो अब आपको मैं टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अब आएंगे यहां से क्वेश्चन जहां से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहला पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या, तो जेड इफेक्टिव
और शिल्डिंग इफेक्ट दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है, ए डाल देना, ठीक है। पढ़ेंगे परमाणुक आकार, आकार या परमाणुक त्रिज्या। ठीक है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन समझो। एटॉमिक रेडियस है, परमाणु का आकार क्या होता है। सिंपल सी बात है, देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां समझा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा गोला बनाना पड़ेगा। ये है न्यूक्लियस, आसपास कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर हो गया। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाती है, एटॉमिक साइज, परमाणुक आकार। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये हमेशा बाहर वाला होगा, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखना, किसका होगा, बाह्यतम कोश का। आउटर मोस्ट सेल का। क्लियर हो गया। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो मैंने कहा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में कितने डिस्टेंस है वही क्या कहलाता है, परमाणुक आकार, या वही क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। क्लियर है। तो न्यूक्लियस से लेके कहां से कहां तक, बाह्यतम कोश, अंदर तो कुछ सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। कहां से बात करेंगे, जैसे अपना कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट में क्या क्या बोलेंगे, जहां खड़े हो जाओगे ना, क्या बोलोगे, भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर उस दीवार तक मेरा है पूरा। ऐसा थोड़ी बोलोगे यही दीवार खींच दी तो यहीं तो तुम्हारा प्लॉट हो जाएगा। तुम्हारा प्लॉट तो उस दीवार तक है, तो दीवार तक की पूरी लेंथ देखेंगे। बस ये वाली बात है, इसमें बाह्यतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन तक की दूरी नापते हैं। पर ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कैलकुलेट करना आसान नहीं था, इसलिए इलेक्ट्रॉन की आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है ना, ठीक है। चलो, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड या 3 चीजें काम में ली जाएगी। क्लियर है, ठीक है। पहला जो मैं बात करूंगा वो करूंगा मैं सहसंयोजक त्रिज्या की, कोवेलेंट रेडियस की, ठीक है। ये है कोवेलेंट रेडियस, ऐसा CR लिख देता हूं, काम करता हूं, CR कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है। दूसरी बात करूंगा मैं धात्विक त्रिज्या की, मेटेलिक रेडियस, इसको बोलूंगा मैं मेटल आर, मेट्रिक या RM बोलते, चलो एक बार, मेट्रिक रेडियस, और इसको बोल दो आप इस तरीके से, एक ही बात है, कैसे ही बोल दो, ठीक है। और आखिरी बात करेंगे वॉन डर वाल त्रिज्या की, वॉन डर वाल रेडियस, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे RV। अब ये क्या होती है, समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे जो सबसे पहली बात आई है कि सहसंयोजक त्रिज्या कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, भैया ये होता है सहसंयोजक बंधों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सहसंयोजक बंध में। कैसे, ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, देखो मैं समझा देता हूं, समझ लो। देखो मान लेता हूं कि ये A परमाणु और ये कौन सा परमाणु है, B, और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। इसको सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें होता है क्या है कि A के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और B के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है, ठीक है। तो A क्या बोलता है, यार मेरे को 2 चाहिए, B भी बोलता है मुझे 2 चाहिए, लेकिन दोनों के पास अभी कितना है, 1-1। तो दोनों क्या बोलते हैं, काम करते हैं, बीच में रख देते हैं, साझा कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। साझे के बंध को क्या बोलते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बंध क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। तो ए से बोलो तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन था, 1 रिंग, कितना बोलेगा, 2। बी बोलेगा तेरे पास कितने, वो 1 नहीं बोलेगा, कितना बोलेगा, 2। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से एक इसका होता है, एक इसका होता है, लेकिन अधिकार दोनों का होता है। क्लियर हो गया। तो देखो इसमें ऐसा होता है कि एक ये रहा और ये रहा दूसरा, दोनों एटम है, दोनों पास में आते हैं, क्या करते हैं, पास में आएंगे और इस तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, अतिव्यापन कर जाएंगे, इस तरीके से आके बॉन्ड बना लेंगे।
क्लियर हो गया। अब देखो यहां से लेके यहां तक की पूरी दूरी वो कितनी कहलाएगी, डी कहलाएगी। कितनी कहलाएगी, डी। लेकिन एक बात बताओ, मैंने कहा एक एटम की बात करूंगा तो रेडियस कितनी होगी, आर। तो यहां से लेके यहां तक एक एटम की रेडियस कितनी, आर, और दूसरे एटम की रेडियस भी कितनी है, आर। त्रिज्या कितनी है, आर। पूरी लंबाई कितनी है, डी है, दोनों एटम की। एक की निकालेंगे तो क्या करूंगा मैं, एक के निकालेंगे बोलूंगा आर सी बराबर डी, इसको भी ए एटम और इसको भी बोल देता हूं, तो ये क्या है, ए और 2 का भाग लगा दो। क्लियर हो गया। वापस सुनना, ध्यान से सुनना, वापस सुनना। मैंने कहा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को मिलके, दोनों के पास में, एक सेकंड आवाज क्यों आ रही है, क्या करें, मेरी बिल्डिंग में इतने बच्चे हैं ना, हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, मुझे भी करते हैं। अब डांट खाएंगे तो मानेंगे, हैं। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा देखो दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। ठीक है, एक का निकालना तो क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। समझ में आ गया, तो d/2। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां लिख देता हूं, आर सी बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां लिख देता हूं, दिख जाएगा। आर सी बराबर क्या बन जाएगा, डी। ए एटम है, दोनों में किसका भाग लगा दो, 2 का। तो दोनों परमाणु के बीच का डिस्टेंस d और एक का r, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। मेटेलिक धातु त्रिज्या में क्या होगा, जिसमें धातु के बंध बनते हो, इसके अंदर परमाणु ऐसे आते हैं, एक यहां और एक यहाँ। पूरी डिस्टेंस कितनी है, d है। क्लियर हो गया। मुझे एक की निकालनी है तो क्या हो जाएगा, d/2। अब देखो वॉन्डरवॉल बल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, वॉन्डरवॉल बल का मतलब होता है, सिंपल सी कहानी है इसके अंदर वॉन्डरवॉल बल में, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना। वॉन्डरवॉल बल क्या होता है, ये कमजोर बल होता है। 2 तरह के बल होते हैं अपनी केमिस्ट्री में, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, एक होता है प्रबल, एक होता है दुर्बल। दुर्बल में 2 होते हैं, हाइड्रोजन बंध और वॉन्डरवॉल बल। जैसे अपनी जिंदगी में नहीं होते क्या, कई रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं और कई वीक होते हैं। क्लियर है। तो केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा वीक होता है। ये वीक वाला फोर्स होता है, बल होता है। अगर वीक वाला होगा तो एटम पास में होंगे, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, सिंपल सी बात है। इसमें एटम पास में क्यों थे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स था, प्रबल बल था, इसलिए पास में आ गए। अब इसमें क्या रहते हैं, एटम दूर दूर रहते हैं। ये देखो एक एटम यहां है तो दूसरा एटम दूर रहेगा। ये अक्रिय गैसों में मिलता है। ये कहां मिलता है, इनर्ट गैसों में मिलता है, जीरो गैसेस में मिलेगा। अक्रिय गैसों में ये बल पाया जाता है। तो एटम दूर दूर रहेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस का पूरा मान क्या कहलाता है, डी। अगर मुझे एक निकालना तो मैं क्या कर दूंगा, d/2। अब आपसे क्वेश्चन क्या आता है, बोलेगा बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसकी है, सबसे ज्यादा रेडियस या त्रिज्या किसकी है। समझना ध्यान से। तो सबसे ज्यादा रेडियस या त्रिज्या किसकी हो जाएगी, खुद दिमाग लगा लो। देखो इसमें एटम इस तरीके से हैं, बीच वाले में एटम इसके हैं, और इस फर्स्ट वाले के एटम इसके हैं। तो देखो फर्स्ट वाले के ऐसे हैं, इसके ऐसे हैं, और इसके ऐसे। बताओ साइज ज्यादा कहाँ होगी, जो ऐसे हैं। सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, आरवी का, फिर आरएम का, और फिर आरसी का। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इतनी गाथा गाई है मैंने। क्लियर है। 4th चैप्टर में जब पढ़ोगे तो ये सारे बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे, ये सब बॉन्ड वॉल सब विस्तार से पढ़ोगे, आगे चल के एक्सटेंशन फॉर्म में पढ़ोगे। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो तो आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है जी। चलो तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो रेडियस का मतलब क्या होता है, नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे निकालोगे, 3 तरीके हैं। कि सर आयनिक त्रिज्या नहीं है क्या, वो भी होगी, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, आयनिक रेडियस भी पढ़ेंगे। तो 3 तरह की होगी, स्पेशली ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, कल जो पढ़ाऊंगा मैं आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। 3 दिन में आपको ये मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो, हो जाएगा ये वाला। चलो अब देखो साइज ऑफ कैटायन और एनायन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन।
देखो समझना ध्यान से, धनायन और ऋणायन के आकार की बात करते हैं, धन लिख लेना, धनायन और ऋणायन के आकार की बात करते हैं। अब समझो ध्यान से, मैंने माना कि ये 5 पॉजिटिव है और इसके अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। क्लियर हो गया? ये 5 पॉजिटिव है और इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 5। मैंने काम किया, मैंने इसके अंदर एक काम कर दिया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा। इलेक्ट्रॉन को जोड़ते क्या चार्ज आ जाएगा बताओ मुझे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 5 पॉजिटिव रहेंगे। और इस दूसरे वाले में मैंने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया। क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला। रिमूव कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा? ये 5 पॉजिटिव और ये अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे बताओ मुझे? 4 हो गया। अब ये न्यूट्रल है क्योंकि 5 को 5 पकड़े हुए तो न्यूट्रल है, जीरो चार्ज। जीरो क्यों हुआ? 5 में से 5 गया, कितना बच गया? 0। जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो बताओ 5 में से 5 तो 0 चला गया, लेकिन एक माइनस का बच जाता है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। इसको एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनायन। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। और दूसरा ध्यान रखना, अब 4 में 4 चला जाएगा, पॉजिटिव बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने पे ए पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ते हैं तो नेगेटिव आता है और इलेक्ट्रॉन को जब निकालते हैं तो कौन सा आता है? पॉजिटिव आता है। अब अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा? थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 5 5 को पकड़े, यहाँ 5 6 को पकड़े और यहाँ पे 5 4 को पकड़े, ज्यादा अच्छी पकड़ का है यहाँ है। अरे 5 4 को पकड़ रहा है, वो 5 6 को पकड़ रहा है। आसान कहाँ है? यहाँ है। 5 4 को पकड़ेगा तो ज्यादा पकड़ के रखेगा, तो यहां पर जेड इफेक्टिव बच्चों क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। पॉजिटिव ज्यादा पकड़ के रखेगा, यहां बराबर रहेगा, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, ये बराबर रहेगा। ठीक है। अब यहां पे 5 6 को पकड़ रहा है तो 5 5 को तो पकड़ लेगा, एक बोलेगा मैं तो जा रहा हूं है। यहां पर क्या था? 5 कितने पे ध्यान रखा? 4 पे ध्यान रखा। 5 4 को पकड़ के रखेगा अच्छे से। 4 4 को पकड़ रहे थे, एक और बोलेगा मैं भी पकड़ रखूंगा भैया। पकड़ रखेगा तो क्या करेगा? इसको पास में जाएगा क्योंकि जेड इफेक्टिव इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्लियर है? यहाँ पे 5 5 को पकड़े, सिंपल बात है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 5 6 को पकड़ा तो 5 5 को पकड़ लेगा, छठवा क्या बोलेगा? भाई मैं तो जा रहा हूँ। अगर वो चला जाएगा तो साइज बढ़ गई। तो बताओ, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या है? कम है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या है? कम है। यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या है बच्चों? कम है। तो बताओ अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो बताओ साइज क्या हो जाएगी? कम। और यहां पर अगर जेड इफेक्टिव कम है तो बताओ साइज क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये बता रखा है मैंने, अभी तो समझाया था। तो कुल मिला के साइज का ऑर्डर ध्यान रखना बच्चों कि माइनस वाले बड़े होते हैं, फिर ए वाले, और छोटे कौन होते हैं? प्लस वाले। क्लियर हो गया? साइज याद रहेगी? समझ में आ गई यहां तक बात? मैं वापस समझा देता हूं, ध्यान रखना। जितना माइनस होगा उतना बड़ा होगा और जितना प्लस होगा वो उतना छोटा होगा। ये कॉन्सेप्ट था समझाने का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइज की बात कर लेगा तो माइनस वाला हमेशा बड़े होंगे, तो A3 माइनस वाला सबसे बड़ा होगा, फिर A2 माइनस वाला बड़ा होगा, फिर A माइनस वाला बड़ा होगा, फिर A वाला, फिर देन A प्लस वाला, और उसके बाद में जो चलेगा वो कौन सा चलेगा? A2 प्लस वाला, A3 प्लस वाला, A4 प्लस वाला। ये ऑर्डर रहा। जिसको ये समझ में आ गया उसके सारे क्वेश्चन अब सही जाएंगे। जिसको नहीं आया वीडियो को दोबारा देखना, नहीं आया फिर तिबारा देखना, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सबसे बड़े साइज का कौन होता है? A3 माइनस। सबसे छोटा कौन होता है? A4 प्लस। देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और 5 एक को पकड़ रखेगा और खींच के रखेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 और बढ़ा दो, 9 कर दो यहाँ पे, तो और 5 9 को पकड़ेगा और दूर भाग जाएंगे। क्लियर हो गया क्या? सिंपल ध्यान रखो यार, माइनस वाले बड़े, प्लस वाले छोटे। क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया था, समझाया था कि आगे चल के समझाऊंगा, देखो समझा दिया। क्लियर है? चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं साइज के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। बस ये याद रखना, टेबल याद हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। देखो भाई, पहला टाइप फर्स्ट है, लेफ्ट टू राइट वाला सिस्टम करेंगे। एक क्वेश्चन ये आ गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये कौन आ गया, नियोन। नियोन को भी हटा देता हूं, ठीक है, सिर्फ इतना करते हैं। अब पहले आपको एग्जाम में जब ये आएगा पूछेगा इसमें सबसे बड़ा साइज का कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियड टेबल में कौन लेफ्ट से राइट जाते हैं, कौन अप से डाउन जाते हैं। अब ये यहां तो सब लेफ्ट से राइट लिखे जाएंगे, कॉपी किताबों में सब लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे कोई लिख के नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि पीरियड टेबल में ये कैसे लिखे होते हैं। देख लो 3 4 5 6 7 8 9 ये लेफ्ट से राइट लिखे होते हैं। तो लेफ्ट से राइट अगर तुम जाओगे तो बताओ जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, ये तुम जानते हो। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बताओ साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब जब मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब बड़ा कौन हो गया, लिथियम बड़ा हो गया। और फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन किसका है, ये साइज का है। तो सबसे बड़ी साइज का कौन हो गया, लिथियम हो गया। कर लोगे। ऐसे भी और भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। जैसे ये आ गया, बताओ ये कौन सा ऑर्डर जा रहा है, लेफ्ट से राइट। क्या होता है इसे जाने पे, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या हो जाता है बताओ मुझे, घट जाता है। तो ये छोटा होगा और बड़ा कौन होगा, Mg बड़ा होगा। फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिक, ये क्या कर दिया, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे कर लो, ठीक है। एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस, ठीक है। और इधर से जाने पे घट रहा है, मुझे बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा ये होगा, बस सिंपल सी बात है। ये घट गया, ये बढ़ गया, बस। चलो तो ये लेफ्ट से राइट का हो गया, क्लियर हो गया। चलो फटाफट उतार लो, फिर आगे बात करते हैं। कर लोगे। तो इधर ऑक्सीजन और फिर ये फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। अब करते हैं अप टू डाउन। जैसे आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जैसे ये आ गया एग्जाम में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पीरियड टेबल में कौन सा साइज रखता है, लेफ्ट से राइट या अप से डाउन। तो आपको पता ही है कि ये कौन सा, हेलिना की रब से, तो ऊपर से नीचे आते हैं, ये ऐसे रखता है। तो बताओ ऊपर से नीचे आने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। तो साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब इसमें तो क्या हो रहा है, जाने पे साइज कम हो रही थी तो इसलिए बड़ा था। अब इसमें ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या देखो बढ़ रही है, ये इतना है तो ये इतना है, ये इतना है तो ये और बड़ा है, और ये बड़ा है तो ये और बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, आरबी, फिर के, फिर Na और फिर लिथियम। कर लोगे, समझ में आ रहा कैसे कर रहा हूं, है ना। चलो तो ध्यान रखना, ठीक है। और भी कई तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ ये कौन सा क्रम है, ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे में साइज क्या होती है, बढ़ती है। तो ये छोटा, बड़ा, बड़ा और ये सबसे बड़ा, तो आयोडीन सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है क्या, कर लोगे। आई होप आपको यहां तक समझ में अच्छे से आ गया होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट, फिर दोनों का मिक्स करते हैं एक बार। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, इनर्ट गैसेस जो होती है अपने अपने पीरियड्स में बड़ी होती है। लिखवाता हूं, चलो बिल्कुल देखो समझो। मैंने कहा जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं, जितनी भी इनर्ट गैस होती है वो अपने अपने आवर्त में, पीरियड्स में क्या होती है, लार्जर होती है, बड़ी होती है, साइज बड़ा होता है। क्यों होता है, इनर्ट गैसेस होती है, ठीक है। तो कभी किसी से रिएक्ट तो करती नहीं, इसलिए बेचारी दूर दूर होती है, ठीक है। जैसे देखो ये आपने क्वेश्चन किया था ना, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया और नियोन आ गया। अब मुझे पता है इधर से इधर जाने पे कौन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो बताओ साइज क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। तो इधर से जाने पे साइज कम होती है, तो बड़ा साइज का कौन हो गया, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो नियोन सबसे कम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये कौन सी गैस है, इनर्ट गैस है। क्लियर हो गया। और इनर्ट गैसेस अपने अपने पीरियड में क्या होती है, बड़ी होती है। स्टार लगा लेना इसको 5 स्टार, ताकि याद रहे, ठीक है। समझ गए यहां तक, क्लियर है। चलो तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे देखो
नियॉन सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एक आखिरी गैस, और आखिरी गैस की साइज क्या होती है अपने अपने आवर्त में सबसे ज्यादा होती है। याद रखना, इसको भूलना मत, ठीक है। चलो, तो यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, वैसे क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। चलो भाई, एक मिक्सिंग का क्वेश्चन करते हैं। मतलब ऐसा होगा जिसमें लेफ्ट टू राइट भी होगा, और ऐसा होगा जिसमें अप टू डाउन भी होगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन। अगर इस क्वेश्चन को तुम ध्यान से देखोगे, इसके अंदर दो ऑर्डर चल रहे हैं। एक तो चल रहा है लेफ्ट साइड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक क्लोरीन और एक नीचे क्या आता है, ब्रोमीन आता है। ऐसे चल रहा है। इधर से इधर जाने पे साइज क्या होती है, कम होती है, कम होती है। और ऊपर से नीचे आने पे बच्चों साइज क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये दोनों किससे बड़े होंगे, इन तीनों से बड़े होंगे, क्योंकि नीचे आ गए। क्लियर? नीचे वाले बड़े होते हैं, ऊपर वाले छोटे होते हैं, पता है। अब इन दोनों में भी बड़ा कौन होगा, जो सबसे नीचे होगा, तो ब्रोमीन सबसे बड़ा, और फिर कौन आ जाएगा, क्लोरीन। अब फ्लोरीन मत लिख देना, क्योंकि अभी अभी आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, देखो फ्लोरीन को सबसे छोटा बनाया था। अब इधर से जाने पे साइज देखो क्या होती है, कम। इसका मतलब अब कौन आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कौन आएगा, फ्लोरीन। समझ में आया कैसे किया? वापस देखो, दोनों में बड़ा कौन होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन। यहां तो कोई डाउट नहीं है, नीचे वाले बड़े होंगे। अब तीनों फ्लोरीन मत कर देना, क्यों? क्योंकि इधर से जाने पे साइज क्या होती है, घटती है। इसलिए नाइट्रोजन बड़ा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये मिक्सिंग का क्वेश्चन होता है, कभी गलत मत होने देना, मिक्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। कभी भी अगर चार्ज वाली स्पीसीज आती है, कौन सी, चार्ज वाली, अगर कभी भी चार्ज लगा हुआ आ जाए और साइज पूछ ले, तो अब सब इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक से सॉल्व करना। माइनस वाले क्या होते हैं, बड़े होते हैं, फिर सिंपल वाले और प्लस वाले क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जब भी चार्ज वाला आ जाए तो इससे करना है। क्लियर हो गया? देखो, जैसे आ गया N3 माइनस, जैसे आ गया O2 माइनस, जिससे आ गया F माइनस। अब लेफ्ट से राइट, अप से डाउन मत करना, अब चार्ज से करेंगे। देखो नाइट्रोजन और 3 कितने होते हैं, 7 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको पहले समझा रखा। इसमें 8 + 2 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 9 + 1 कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे करें, तो सिंपल सा ध्यान रखना, अगर तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने, तीनों में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी एक बात याद रखो, जिसका चार्ज बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो देखो माइनस वाले बड़े होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा। नहीं समझ में तो अगला समझो। जैसे आ गया Na+, जैसे आ गया Mg2+, जैसे आ गया एल्यूमिनियम 3+। अब खुद दिमाग लगा लो, खुद दिमाग लगाओ। ये चार्ज का आ गया, चार्ज से किससे करोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। देखो इन सभी में 10 है। देखो 11 में से गया कितने इलेक्ट्रॉन, 10। इसमें भी 10 और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब सभी में 10-10 बराबर आ गए। अब चार्ज को देख लो, प्लस वाला छोटा होता है, प्लस वाला क्या होता है, छोटा होता है। और प्लस में जो जितना ज्यादा छोटा होगा, मतलब देखो आपको मैंने ये लिखाया था, देखो ये लिखाया था, देखो सबसे बड़ा A3-, फिर A2-, फिर A-, फिर A, फिर A+, फिर A2+, और फिर A3+। क्लियर हो गया? तो बताओ यहाँ पे, अब तीनों में तीनों ही प्लस वाले हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा कौन होगा, A+ वाला होगा, फिर Mg2+, फिर Al3+। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। इसी तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर का आप ध्यान रखना, माइनस वाले बड़े, प्लस वाले छोटे। लेकिन कब, जब वो आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तब करना। लेकिन अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन वाला आ गया और तुम 10 इलेक्ट्रॉन से कंपेयर हो, तो गलत बात है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो तो ध्यान रखना, 10 इलेक्ट्रॉन वालों में ध्यान रखना ये होते हैं। N3- सबसे बड़ा होता है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2-, फिर F-, फिर नियॉन, फिर सोडियम प्लस, फिर Mg2+, फिर Al3+, फिर Si4+। ये साइज का ऑर्डर होता है, ध्यान रखना। और ये 18 इलेक्ट्रॉन वालों में ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा होता है P3-, देन S2-, देन Cl-, देन आर्गन, फिर हो जाएगा आपका K+, फिर हो जाएगा Ca2+, फिर होगा स्कैंडियम 3+, और फिर हो जाएगा टाइटेनियम 4+।
याद रहेगा क्या सारा कुछ? ठीक है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में ये आ जाए तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैसे ये आ गया आपके एग्जाम में K प्लस Na प्लस Mg2 प्लस, पूछ ले इसमें से बड़ा कौन होगा। अब तुम गलती मत कर देना सर 2 प्लस आ गया, अरे इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 वाला तो वैसे ही बड़ा होगा। क्लियर हो गया? 18 वाला तो वैसे ही बड़ा होगा, इसलिए सबसे ज्यादा K प्लस होगा। अब इन दोनों में कौन आएगा? अब Na प्लस आएगा और फिर Mg2 प्लस आएगा। तो चेक कर लेना, अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन वाला है तो ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखो ये आ गया K प्लस N3 माइनस और फिर आ गया Na प्लस। इसको सॉल्व करना है, जैसे चेक करो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं, आंख बंद करके इसको N3 माइनस को बड़ा बना देंगे, थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है यार, तो सबसे बड़ा तो यही होगा। फिर इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो माइनस वाला बड़ा होगा, इसलिए फिर ये फिर ये। क्लियर हो रहा है मैं कैसे कर रहा हूं, है ना? आपको भी ऐसे ही करना है, ये ध्यान रखना। माना माइनस वाला बड़ा है, इतना भी थोड़ी नहीं कि 18 इलेक्ट्रॉन वाले को तुम छोटा बना दोगे, थोड़ा देख के करना। क्लियर है? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आते ही आते भाई ध्यान रखना, एग्जाम में कंफर्म बोला तो कंफर्म ध्यान रखना, कंफर्म मिलेगा। मैं फिर माथे पे हाथ देखिए बोल रहा हूं, कंफर्म मिलेगा। ठीक है, चलो, हर बार आता है, इस बार भी आया था K प्लस का Na प्लस का पूछा था, Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इस बार भी आया था जेट में, एनडी में भी लास्ट टाइम आया था आई थिंक, इससे 1 साल पहले वाले में। और नीट का तो फेवरेट क्वेश्चन ये है ही है, नीट वाला तो इसको छोड़ता ही नहीं है, कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा।